देखिए जितना पढ़ा उसके आगे का अपन पोर्शन लेते हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो आपने था लिखा हुआ कि अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या होता है कि जब कोई बालक सीखता है तो कई बार क्या होता है कि सीखने के दौरान जो सीखता रहता है उस सीखने में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। सीखने में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। और जो ये रुकावट होती है, ये जो बाधा होती है, इसी को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। और ये अधिगम का पठार है वो हमेशा ही सीखने की दो अवस्थाओं के बीच में बनता है। जैसे मान लो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इधर है सीखने का समय, ठीक है, सीखने का समय, और इस तरफ है आपके सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा। तो इसमें क्या हो, जैसे वो समय के समय बढ़ता गया और वो सीखता गया सीखता गया, एक टाइम तो ये एक अवस्था हो गई, उसके बाद में उसने सीखना मतलब वो स्थिर हो गया है, जैसे जैसे चल रहा है, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद में वापस वो एक्टिव होता है और फिर वो सीखना शुरू कर देता है। तो ये सीखने की क्या थी, प्रथम अवस्था थी या पहली अवस्था बोल दो। और यहाँ पर ये थी अधिगम की आपके दूसरी अवस्था, सीखने की दूसरी अवस्था। इन दो अवस्थाओं के बीच में जब उसने सीखना बंद किया तो ये जो बना है ये आपका अधिगम का क्या है, पठार है। समझ में आई बात। मतलब जब भी कोई बालक सीखता है तो वो हमेशा ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं सीखता है। कई बार क्या होता है कि उसके सीखने में क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है और वो सीखना बंद कर देता है। और इसी रुकावट और इसी बाधा को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार हमेशा ही सीखने की दो अवस्थाओं के बीच बनता है। अब आता है कि इसका कारण क्या है, अधिगम का पठार बनने का कारण क्या है, किस वजह से ये पठार बनते हैं, ये रुकावट बच्चे के क्यों आती है, नंबर 3, 4, 5 क्यों आती है। तो एक चीज़ है कि सीखने का समय, सीखने का टाइमिंग भी मैटर करता है। टाइमिंग की वजह से सीखने में क्या आती है, बात आती है। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो शाम के टाइम पढ़ने की उसकी हैबिट है, या कोई भी इंसान है उसका सीखने का अपना अपना सबका समय रहता है, कोई सुबह को कंफर्टेबल है, कोई नाइट में कंफर्टेबल है। तो सीखने का जो समय होता है वो भी अधिगम में क्या बनता है, बाधा बनता है, ठीक है। एक होता है बिंदु परिवर्तन, ठीक है। मान लो आप कुछ पढ़ा रहे थे, आप इजी पढ़ा रहे थे, बच्चा सीख रहा था, या कोई चीज़ ऐसी थी जो इजी थी तो लगातार उसकी लर्निंग हो रही थी, ठीक है ना। हालांकि अधिगम का अपना एक व्यापक क्षेत्र है। अधिगम ऐसा नहीं है कि किताबों में जो पढ़ाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है वही अधिगम है। अधिगम बहुत लंबा क्षेत्र है, लेकिन मैं इसको लेके चल रहा हूँ, किताबों पे डिपेंड कर करके बता रहा हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आप किताबों से ही जुड़े हुए हो, ठीक है। तो टॉपिक चेंज, बिंदु परिवर्तन। मान लो आप कुछ पढ़ा रहे थे और इजीली ऐसे चल रहा था, एक अचानक से टॉपिक चेंज हुआ और बच्चे को समझ में आना बंद, तो इसके वजह से भी हो सकता है। एक होता है शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पढ़ाने की अपनी एक कोई विधि है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लो कि पढ़ाते पढ़ाते जैसे अपन पहले पूरा थ्योरी समझाते हैं, चीज़ समझाते हैं, उसके बाद लिखाते हैं। कोई अन्य शिक्षक आया या शिक्षक ने मेथड चेंज कर दिया, वो पहले पूरी की पूरी थ्योरी लिखवा रहा है, उसके बाद में सिखाना स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाए कुछ देर के लिए, बाद में वो कनेक्ट कर पाए। मतलब जो पढ़ाने की विधियाँ होती है, तरह तरह की शिक्षण विधियाँ आती है पेडागोजी के अंदर, वो भी पढ़ाएंगे आपको। तो शिक्षण विधि के परिवर्तन की वजह से, या उचित कोई चीज़ ऐसी है जिसको पर्टिकुलर इस विधि से बताना चाहिए था, ठीक है ना, तो उस कंटेंट को यदि अपन प्रॉपर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चा नहीं सीखता है। तो इससे भी अधिगम में क्या आता है, बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। जो चीज़ जिस हिसाब से पढ़ानी चाहिए थी उसको उसी हिसाब से पढ़ाया जाए। अगला शिक्षण विधि होगी और है शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार। मान लो कोई टीचर है, टीचर का बिहेवियर पहले ठीक था, थोड़ी देर बाद उसकी खोपड़ी खिसक गई, ठीक है ना, तो फिर वो बच्चे के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो भी उसके क्या होती है, अधिगम में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, शिक्षक का व्यवहार वगैरह, ये कुछ चीज़ें मैटर करती है। सीखने का स्थान भी मैटर करता है। मान लो कोई जगह ऐसी है, कोई कई लोग ऐसे होते हैं मतलब कंजस्टेड जगहों में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, समझ में। आपका पता नहीं, मेरे साथ ऐसा है, मैं कोई मतलब ऐसे कंजस्टेड जगह होते हैं ना, वहाँ पे मतलब बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील नहीं करता, ना पढ़ने में ना पढ़ाने में।
ठीक है, पढ़ाने में तो फिर भी हम बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं, फिर चलो एडजस्ट कर लेते हैं। पढ़ने के मामले में, रहने के मामले में, जैसे छोटी जगह होती है ना, कंजेस्टेड जगह, वहाँ पे हम है ना सर्वाइव नहीं कर पाते, बैठ ही नहीं पाते, ठीक है ना। कोई होटल भी ऐसी हो कि चाय पीने कहीं रुकते हैं कि बिल्कुल ऐसे पूरी भीड़ भाड़, इधर से 4 बाइक ऐसे की हुई बीच में, तो ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। कईयों के देखते हैं घर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, पता नहीं वो कैसे रह जाते हैं, या कोई गलियां छोटी छोटी, उनमें छोटे छोटे घर, छोटा सा रूम, फिर बोले कि यहाँ पर ये एक रूम है बिल्कुल छोटा सा, इसमें आप रह जाओ, तो वो उसमें हम सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू से कभी रहे नहीं। तो वैसे ही कोई बच्चा है तो सीखने का स्थान मैटर करता है। मान लो वो गाँव में पढ़ा पूरी जिंदगी, कभी है कि नहीं, अब मान लो उसको शहर में एक छोटी सी कोचिंग है, वो भी 3 मंजिल के ऊपर, इधर बैंक, इधर शोरूम, और बीच में इतनी सी लटकाई हुई कोचिंग है, उसमें वहाँ पे भीड़ में बैठा दिया उसको, तो वो जगह भी उसका क्या कर देगी, सीखने में बाधा उत्पन्न कर देगी। तो ये कुछ चीज़ें होती है, तो इनसे बनता है अधिगम का पठार। ये था अधिगम का पठार का स्टोरी। तो लगाओ अधिगम का पठार। अधिगम का पठार लिखो। जब एक बालक सीखता है, अधिगम का पठार में लिखो, जब एक बालक सीखता है तो सीखने के दौरान कभी कभी उसमें रुकावट आ जाती है। जब एक बालक सीखता है तो सीखने के दौरान कभी कभी उसमें रुकावट आ जाती है। इस रुकावट ऑब्लिक बाधा को ही अधिगम का पठार कहते हैं। इस रुकावट ऑब्लिक बाधा को ही अधिगम का पठार कहते हैं। ये रुकावट सीखने की 2 अवस्थाओं के बीच आती है। यह रुकावट सीखने की 2 अवस्थाओं के बीच आती है। यह रुकावट सीखने की 2 अवस्थाओं के बीच आती है। अब ये चित्र बना लेना। अब लगाओ अधिगम का पठार बनने के कारण। हेडिंग लगाओ, अधिगम का पठार बनने के कारण। इसके क्या क्या कारण है, अधिगम का पठार क्यों बनता है। नंबर 1 पर लगाओ सीखने का समय। नंबर 2 पर लगाओ बिंदु का परिवर्तन। लो भावना पकड़ो, पीछे दे दो। हाँ, सीखने का समय, बिंदु का परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधि। नंबर 3 पर लगाओ शिक्षक की शिक्षण विधि। नंबर 4 शिक्षक का व्यवहार। नंबर 4 है शिक्षक का व्यवहार। अगला लगाओ बालक के सीखने की इच्छा। मान लो बालक की सीखने की इच्छा ही नहीं है, मान लो इच्छा डाउन हो गई उसकी पढ़ते पढ़ते कि यार मूड चेंज, तो भी अधिगम का पठार बन जाएगा। बालक के सीखने की इच्छा, बालक के सीखने की इच्छा। नेक्स्ट पॉइंट, विषय वस्तु की प्रकृति। मान लो कोई सब्जेक्ट है, उसका प्रकृति है वो जटिल हो तब भी बन सकता है। जैसे मान लो पहले हिंदी पढ़ रहा था आराम से ठाठ से, अचानक से मैथ का पीरियड लग गया,
बालक की इच्छा, बालक की इच्छा भी मैटर करती है पढ़ने। और लास्ट लगाओ विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति। लिख लिया? देखिए ये अपन ने टॉपिक लिखे सीखने का समय, बिंदु परिवर्तन, शिक्षण विधि, शिक्षक का व्यवहार, ठीक है, विषय वस्तु की प्रकृति आ गई, कंटेंट कैसा है, कंटेंट इजी है तो बालक के सीखने की इच्छा है और वो सीख रहा है अच्छे तरीके से, और मान लो उसका एकदम से मूड चेंज हो गया तो भी अधिगम का पठार बन जाएगा। और मान लो कोई विषय वस्तु है, विषय वस्तु एकदम से जटिल विषय वस्तु आ गई तो भी अधिगम का क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। तो ये इतनी चीजें थी जो अपन ने लिखी। अब मैं इसके प्रकार बताऊंगा, तो पहले पूरे के पूरे जो प्रकार हैं उनको यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद में लिखेंगे। तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक कुछ भी नहीं लिखना है। तो अगला है आपका अधिगम के प्रकार, ठीक है, अधिगम के प्रकार कि इंसान किस किस प्रकार से सीखता है। अधिगम के प्रकार, वैसे कई प्रकार होते हैं, इसमें मुख्यतया 4 प्रकार लिए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये होता है विराम ए विराम सीखना या ए विराम विराम सीखना, ठीक है। नंबर 2 पर होता है औपचारिक अनौपचारिक सीखना, औपचारिक अनौपचारिक सीखना। नंबर 3 पर होता है पूर्ण एवं अंश सीखना, पूर्ण एवं आंशिक रूप से सीखना, ऐसे लिख लो। एंड द लास्ट ये होता है साभिप्राय एवं प्रासंगिक सीखना, साभिप्राय एवं प्रासंगिक सीखना। सीखना इंसान की जिंदगी में कई तरीके से होता है। अभी आपको लगेगा, आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करेगा, आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे सीखते तो हैं अपन। नंबर 1 चीज पर है विराम ए विराम सीखना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विराम मतलब रुक रुक कर सीखना और ए विराम मतलब कंटिन्यूअसली कोई चीज सीखना। नाम से स्पष्ट हो गया। अब ये दोनों चीजें अलग अलग होती कब है? एक बालक ए विराम कब सीखता है? 2 कंडीशन में ए विराम सीखता है। नंबर 1 चीज, यदि विषय वस्तु बहुत ही अत्यधिक सरल हो तो बालक उसको ए विराम सीखता है, मतलब बिना रुके सीखता है। जैसे मैं आपको एक कोई कहानी सुनाऊं, कोई राजा महाराजा की कोई, और लगभग मान लो कि 1-2 पेज की कहानी है, तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगी, एकदम दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा, मतलब आपने ए विराम सीखा। अब नंबर 2 चीज कि यदि विषय वस्तु थोड़ी बहुत जटिल भी है फिर भी बच्चा ए विराम सीख रहा है, तो ऐसा कब होता है? जब बच्चा प्रतिभाशाली हो। तो इस ए विराम के बारे में थ्योरी बनती है कि ए विराम सीखना का मतलब है अनवरत या लगातार बिना रुके सीखना। ऐसा तभी संभव है जब विषय वस्तु या तो सरल हो या बालक प्रतिभाशाली। नंबर 2 चीज विराम सीखना। विराम सीखना से तात्पर्य रुक रुक कर सीखना या निश्चित समय अंतराल का गैप देकर सीखना। ऐसा कब होता है? जब या तो विषय वस्तु जटिल हो, ठीक है, और या फिर बालक क्या हो, थोड़ा औसत या मंद बुद्धि का हो। मान लो किसी का औसत बुद्धि है, एवरेज माइंड है, या फिर एवरेज से थोड़ा लो है, तो उसको क्या करना होगा? थोड़ा थोड़ा कर करके रुक रुक के ऐसे सिखाना होगा, वो ऐसे सीखेगा। तो ये होता है विराम ए विराम सीखना। नंबर 2 पर होता है औपचारिक एंड अनौपचारिक सीखना। औपचारिक मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आपको कोचिंग संस्थानों, विद्यालयों, कॉलेज या फिर आप किसी प्रशिक्षण में प्रवेश लेते हो, तब जब आपको मान लो कोई किसी चीज़ का आप ट्रेनिंग लेते हो, प्रशिक्षण में आप एनरोल होते हो वहाँ पर, तो फिर आपको जो सिस्टेमेटिक ढंग से कालांश के तहत आपको ट्रेनर आकर के प्रशिक्षण वाले और वो आपको प्रशिक्षण देते हैं, तो वो सारी की सारी आपके जीवन की फॉर्मल एजुकेशन होती है, उसमें आप औपचारिक रूप से सीखते हो। अब है अनौपचारिक सीखना। अनौपचारिक सीखने में आप अपनी गांव, गली, समाज, यार दोस्तों के साथ घूमते फिरते, उनसे बातचीत करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, अपने बड़े भाई बहनों को देखते हुए, उनका अनुकरण करते हुए, इस प्रकार से जो भी आप एजुकेशन जाने अनजाने में सीखते हो वो सारी की सारी कैसी होती है? इनफॉर्मल होती है, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया अनौपचारिक रूप से सीखना। अब नंबर 3 पर है कि पूर्ण एवं आंशिक रूप से सीखना। पूर्ण एवं आंशिक रूप से सीखना का सीधा सा मतलब है, पूर्ण सीखना मतलब कोई भी चीज को आप ओवरऑल समग्र रूप से सीख लेते हो,
तो वो पूर्ण सीखना है। जबकि यदि आप किसी चीज को पहले टुकड़ों में बांटते हो, अंशों में सीखते हो, अलग अलग कंसेप्ट सीखते हो और उसके बाद में वो पूरा का पूरा ज्ञान समग्रित होता है, संग्रह एक साथ समग्र रूप से आपके दिमाग में फिट हो जाता है, तो वो चीज क्या होता है, आंशिक रूप से सीखना। अब मान लो कोई छोटी विषय वस्तु है, एकदम इजी चीज है, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को आपने एक बार में पूरा ओवरऑल सीख लिया, तो वो होगा पूर्ण रूप से सीखना। अब आंशिक रूप से सीखने में कौन सा आएगा, जैसे अपन आपको त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, टुकड़ों में बता रहे हैं, वर्थ पढ़ाया, कई दिनों तक टुकड़ों में बताया था कि ये इसकी जीवा होती है, ये होता है, उसको अंशों में टुकड़ों में बांट बांट कर सिखाया, तब जाकर आपको उसका ओवरऑल नॉलेज हुआ। समझ में आई बात। जबकि किरण, रेखा, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो एक बार में डिस्क्राइब कर दिया, वो एक बार में सेट हो गया। तो ये होता है पूर्ण एवं आंशिक रूप से सीखना। नंबर 2 पर होता है साभिप्राय एवं प्रासंगिक। इनमें से आपको शब्दों को छांटना आना चाहिए। जैसे साभिप्राय, तो इसका मतलब है से धन अभिप्राय। समझ में आई बात, मतलब अभिप्राय सहित, और अभिप्राय का मतलब होता है मतलब अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है। और प्रासंगिक में आता है प्रसंग, ठीक है। अब प्रसंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा। आर्ट के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से जानते हैं प्रसंग को। प्रसंग मतलब प्रसंग आता है कि बीच में किसी राजा का प्रसंग आ गया, किसी महाराजा का प्रसंग आ गया, किसी राक्षस का प्रसंग आ गया, मतलब बीच में क्या आ गई, कहानी आ गई, कुछ ऐसा। तो अब देखना आप साभिप्राय एवं प्रासंगिक सीखना, ठीक है। प्रासंग को एक आप अचानक से भी जोड़ेंगे, अभी आपके बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे आपकी लाइफ से। साभिप्राय या से अभिप्राय मतलब अर्थ, समझ में आ गई बात। अभिप्राय, आप किसी चीज का अभिप्राय जानते हो, अर्थात आप उसका मतलब जानते हो, आप उस चीज को पहचानते हो। तो साभिप्राय का मतलब हो गया से अभिप्राय, अभिप्राय सहित, मतलब सहित। आप किसी चीज को मतलब सहित सीखते हो, अर्थात पहले उस चीज का अर्थ जानते हो और उसके बाद में उसको आप लर्न करते हो चाहकर। आप खुद चाहते हो कि अच्छा ये चीज है, अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा ठीक है, ये बात मेरे समझ में आ गई। तो इस प्रकार जो सीखते हो वो होता है साभिप्राय सीखना। और प्रासंगिक सीखना क्या होता है, आपके जीवन में कभी कभी कोई अचानक से, कोई अकस्मात कोई घटना इस प्रकार से घटित होती है, आपके साथ कोई प्रसंग ऐसा घटित होता है, उसे आप लर्न कर लेते हो, ये चीज होती है प्रासंगिक सीखना। समझ में आई बात। आपके जीवन में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ, आप गए और अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि उससे आपका बहुत बड़ा मैसेज आपके दिमाग में सेट हो गया, तो वो कैसा हो गया, प्रासंगिक सीखना। तो ये अधिगम के सीखने से संबंधित क्या थे, 4 प्रकार थे। आपको सबसे पहले ब्रॉड हेडिंग लगानी है अधिगम के प्रकार, उसके अंदर इंटरनल हेडिंग के रूप में लगाओ विराम ए विराम सीखना, और दमादम लिखो इन चारों को। फिर आगे देखेंगे डेविड आसुवेल से संबंधित सीखने के प्रकार, ठीक है ना। लिखो अधिगम के प्रकार में पहला लिखो विराम ए विराम सीखना, विराम ए विराम सीखना, विराम ए विराम सीखना, लगा दिया। अब इसमें लिखो विराम सीखना से तात्पर्य है, विराम सीखना से तात्पर्य है विराम सीखना से तात्पर्य रुक रुक कर विश्राम करते हुए, रुक रुक कर विश्राम करते हुए सीखना। करते हुए सीखना। ऐसा तब होता है, ऐसा तब होता है, ऐसा तब होता है जब विषय वस्तु जटिल हो। ऐसा तब होता है जब विषय वस्तु जटिल हो या विषय वस्तु जटिल हो या बालक औसत व औसत से, या बालक औसत व औसत से कम बुद्धि का हो। औसत या औसत से क्या हो, कम बुद्धि का हो, ठीक है। अब उसी में क्या करना, थोड़ी सी नीचे वाली लाइन से, जस्ट नीचे वाली लाइन से शुरू करना। लिखना ए विराम सीखना से तात्पर्य है, पानी है क्या सोनू, पानी दो। देखो ए विराम सीखना से तात्पर्य है, इसमें भी नहीं, ए विराम सीखना से तात्पर्य है अनवरत ऑब्लिक, ए विराम सीखना से तात्पर्य है अनवरत
ए विराम सीखना से तात्पर्य है अनवरत ऑब्लिक लगातार सीखना। अनवरत ऑब्लिक लगातार सीखना। लिखो ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब विषय वस्तु सरल हो, जब विषय वस्तु सरल हो या बालक प्रतिभाशाली हो। जब विषय वस्तु सरल हो या बालक प्रतिभाशाली, बस फिनिश। नंबर 2 पर लगाओ औपचारिक ऑब्लिक अनौपचारिक सीखना। अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिक डैश अनौपचारिक सीखना। इसमें पहला लगाना औपचारिक, अलग अलग पॉइंट बना के लिख देते हैं। औपचारिक में लिखो, इसमें लिखो जब बालक किसी निश्चित नियम कायदे कानून, जब बालक किसी निश्चित नियम कायदे कानून व्यवस्था के अंतर्गत सीखता है, भाई स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, कोई ट्रेनिंग लेगा, कहीं पर भी जाएगा, कोचिंग करेगा, तो वो निश्चित नियम कायदे कानून के तहत आती है, ठीक है, के तहत सीखता है, तो इसे अनौपचारिक सीखना कहते हैं। तो इसे अनौपचारिक सीखना औपचारिक सीखना कहते हैं। तो इसे औपचारिक सीखना कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल लगाओ, इसमें लगाओ एग्जाम्पल लगा के लिखना, विद्यालय कॉलेज कोचिंग आदि में सीखना। अब आगे लगाओ अनौपचारिक। देखो जब बालक बिना किसी नियम कायदे के बिना किसी नियम कायदे के अपने आसपास के परिवेश से सीखता है, तो ये अनौपचारिक सीखना कहलाता है। तो यह अनौपचारिक सीखना कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल लगाओ, जैसे करके लिखो, आसपास के परिवेश से सीखता है। इसमें लिखो आप, एग्जाम्पल लगा दिया, जैसे करके लिखना, घर परिवार के सदस्यों वे समाज के लोगों का अनुकरण करते हुए सीखना, मतलब उनको देख देख के सीखता है, आस पड़ोस के, है ना। घर परिवार के सदस्यों वे समाज के लोगों का अनुकरण करते हुए सीखना, ये हो गया अनौपचारिक। अब लगाओ पूर्ण एवं आंशिक सीखना। पूर्ण एवं आंशिक रूप से सीखना। अब इसको आपको अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ मिल सकता है। कहीं पर लिखा होगा पूर्णाकार ऑब्लिक समग्र एवं आंशिक रूप से सीखना, कहीं लिखा होगा पूर्ण एवं आंशिक रूप से सीखना, ठीक है ना, मतलब वही है। लिखो पूर्ण एवं आंशिक सीखना में लिखो, जब विषय वस्तु को पूर्णाकार
जब विषय वस्तु को पूर्णाकार में या समग्र रूप से, जब विषय वस्तु को पूर्णाकार या समग्र रूप से, जब विषय वस्तु को पूर्णाकार में या समग्र रूप से सीखते हैं तो ये पूर्ण रूप से सीखना होता है। जब किसी विषय वस्तु को पूर्णाकार या समग्र रूप से सीखते हैं तो ये है पूर्ण रूप से सीखना होता है। मतलब आप ओवरऑल किसी चीज को समझते हो बाहर से देख के, ठीक है। जबकि 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 जब हम उसे टुकड़ों में बांटकर, जबकि जब हम उसे टुकड़ों में बांटकर उसके प्रत्येक अंश को सीखते हुए, टुकड़ों में बांटकर उसके प्रत्येक अंश को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब सीखते जाते हैं, ऐसे आंशिक रूप से टुकड़ों आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये आंशिक रूप से सीखना कहलाता है। तो ये आंशिक रूप से सीखना कहलाता है। जैसे देखो, आंशिक रूप से सीखना का एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे आपके सिलेबस होता है, सिलेबस को आपने टुकड़ों में बांटा कि भाई साइकोलॉजी बाद में पढ़ेंगे, हिंदी ऐसे पढ़ेंगे। अब साइकोलॉजी उसको भी आपने टुकड़ों में बांटा, 5 यूनिट में बांट लिया। अब आप प्रत्येक यूनिट को ऐसे सीखते जाते हो और ऐसे साइकोलॉजी कवर करते हो। तो ये क्या है? ये आंशिक रूप से सीखना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लगा कर लिख सकते हो आंशिक रूप में कि पाठ्यक्रम को अंशों में बांट कर सीखना। अब क्या बचा? नेक्स्ट लगाओ साभिप्राय एवं प्रासंगिक सीखना। साभिप्राय एवं प्रासंगिक सीखना। अब इसमें पहला लगाओ साभिप्राय। लिखो, जब हम किसी विषय वस्तु का अर्थ, जब हम किसी विषय वस्तु का अर्थ समझते हुए, उसका अभिप्राय ग्रहण करते हुए, अभिप्राय के कोष्टक में मतलब लिख लेना कि भाई इसका मतलब क्या है। उसका अभिप्राय ग्रहण करते हुए सीखते हैं, तो ये साभिप्राय सीखना कहलाता है। 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 अब नेक्स्ट लगाओ प्रासंगिक। इसमें लिखना जीवन में अकस्मात ऑब्लिक अचानक
जीवन में अकस्मात ऑब्लिक अचानक कोई घटना या प्रसंग, कोई घटना या प्रसंग इस प्रकार से घटित होता है कि इस प्रकार से घटित होता है कि इस प्रकार से घटित होता है कि हमें कुछ नया सीखा जाता है, कि हमें कुछ नया सीखा जाता है, कि हमें कुछ नया सीखा जाता है, नया सीखा जाता है। इस प्रकार से सीखना प्रासंगिक सीखना कहलाता है। चलिए, ये यहां तक का क्लियर पॉइंट, अधिगम का पठार और अधिगम के प्रकार बताए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है अधिगम में, आपको कई एग्जाम में बना हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी अपना एक चैप्टर कंप्लीट होने दो, फिर अपन अधिगम पर आज से आज तक क्या क्या पूछा गया है उसका एक पीडीएफ देंगे। उसमें लगभग 101 क्वेश्चन रखेंगे, 100 क्वेश्चन का एक सेट ला के दे देंगे, जिसमें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कहीं पर भी XYZ कोई भी एग्जाम हुआ हो उसमें क्या क्या पूछा है अधिगम से जुड़ा। तो हेडिंग लगाना है डेविड आसुबेल से संबंधित, डेविड आसुबेल से संबंधित अधिगम के प्रकार। अब बात आती है कि सर डेविड आसुबेल था कौन। कई बार ऐसा चिंदी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि डेविड आसुबेल, तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। यहां पर लिख लेना डेविड आसुबेल से संबंधित अधिगम के प्रकार, और ऐसे लिख लेना अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं ये डेविड आसुबेल, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब इसने बताया, इसने कहा भी मैं भी थोड़ी बहुत अपनी भड़ास निकालूं, मैं भी कुछ बताऊं कि अधिगम क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से होता है। डेविड आसुबेल को बुलाया गया कि बता भाई डेविड, अधिगम के क्या क्या प्रकार है, औपचारिक, अनौपचारिक, पूर्ण, आंशिक, ये सब निवड़गा, ठीक है ना, साभिप्राय, प्रासंगिक। ओ क्यों अधिगम 4 प्रकार का हो, कितना प्रकार का हो, 4 प्रकार। क्यों किसे किसे, क्यों अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत, अर्थग्रहण। क्यों ते सीधो ही रट्टा मार लियो, कोई चीज ने सीधी रट्टा मार ली, हेरते भी चीज ने सीख ली, जना वो रटंत टाइप को कहीं है, एक वो डिस्क्राइब की उनके सीधे 4 नाम दिया, क्यों यहाँ ने सीखे, क्यों क्या क्या सीखे। क्यों एक तो आदमी सीधो ही रट्टा मार ले, राजा वन वीक सीरीज ने लेर गोटीर दूसरे दिन छाप दी, एक तो है अधिगम को वो प्रकार। क्यों दूसरा बे हुआ करे जगह अर्थ ग्रहण करे, बिम अर्थ रहे बिन मतलब समझे, फिर मतलब समझ बिन भेजा में सेट करता जावे, फिर यान भी लोग सीखे। तो चलो ठीक है, आ भी निवड़ गई। क्यों और क्या सीखे, क्यों अन्वेषण का मतलब होता है खोज, अनुसंधान, रिसर्च, खोज, अनुसंधान, रिसर्च। इसने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं खोजी टाइप के, वो किसी चीज की बाल की खाल निकालते हैं और इस प्रकार से उसमें से एक एक चीज को बारीकी से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार से, ठीक है। क्यों अच्छा अभिग्रहण, मैं थाने बताइयो कि अभी को तो साइकोलॉजी में थे, यहाँ समझ लेना कि मतलब है ही होनी, अभिरुचि मतलब रुचि, अभिवर्ती मतलब वर्ती, अभिग्रहण मतलब ग्रहण, चाहे उसने रट्टा मारा हो, चाहे उसने कहीं से देखा हो, सीधा ही कोई चीज देखी एडॉप्ट कर ली, देखी एडॉप्ट कर ली, तो वो किस में जाएगी, अभिग्रहण में जाएगी। बोले ऐसे इंसान 4 प्रकार से सीखता है, या तो रट्टा मार लेता है, या फिर वो खोज करता है, रिसर्च कर करके किसी चीज को सीखता है, या फिर किसी चीज का अर्थ ग्रहण करते हुए सीख लेता है, और या फिर डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट ग्रहण करता है। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, सीधा क्या करता है, डायरेक्ट देख देख के चीजें एडॉप्ट करता है और इस प्रकार से सीखता है, वो किस में जाएगा,
अभिग्रहण। एक टीचर समझा रहा है, अब देखो मैं एक कंप्यूटर का उदाहरण देके बताता हूँ। चीजें साइकोलॉजी में कई चीजों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, जैसे अर्थग्रहण, अभिग्रहण। रटंत का तो सीधा दिख रहा है, रट्टा मारा। तो देखो एक मैं चीज बताऊं, जैसे मान लो किसी को कंप्यूटर चलाने दिया, उसको कुछ नहीं पता, उसको जल्दी जल्दी पता है कि माई कंप्यूटर खोलना है, उसमें लोकल डिस्क में जाना है, उसमें ये करके उसकी प्रॉपर्टी देखनी है बस, तो वो रट्टा मार लिया उसने। अब एक ने अर्थ समझा कि अच्छा माई कंप्यूटर में जाते हैं मतलब अपना कंप्यूटर खुलता है कि कंप्यूटर में क्या है, उसमें लोकल डिस्क बनी हुई होती है, वो अपने अपने एक तरीके से रूम बने हुए हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक भाई बहनों का सबका फोल्डर बना हुआ है, तो मेरे फेवरेट सॉन्ग है वो इसी में, इस प्रकार से सीख लिया। तीसरा आदमी मतलब इसमें किसी ने बताया, उसने कहीं से सीखा पढ़ा तब आया अर्थग्रहण में, रट्टा मारा उसमें, सीधा रट्टा मार लो। अन्वेषण में उसने खुद ने चालू किया कि अच्छा ये है, अच्छा ये है, 2 बार विंडो उड़ायो, ठीक है ना, फिर बाद में बिन पता लग गया कि आ चीज यहाँ। फिर अभिग्रहण, समझ में आवे ठीक, नहीं आवे ठीक, लर बैठो है चलो नाड़ा, समझ में आई बात, ज्ञान का रिया करे। एक ने घर में छोटा भाई बहन वगैरह ज्ञान करेगा, एक चला एक साल बैठो बैठो देख क्या करे, बस सगली चीज सीखिया बाद में एक ही चीज की कमी रिया करे, पैटर्न, वो हाथ आन दे, ठीक है ना, पैटर्न 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 लग गया, बस सीधी बात चीज स्टार्ट बे की माई, समझ में आ गया। इसमें लिखो डेविड आसुबेल से संबंधित अधिगम के प्रकार, डेविड आसुबेल ने क्या क्या बताया, नीचे लिखना, इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए, इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए। अब ये 4 प्रकार कौन से, इन चारों को लिख लो। पानी नहीं, ये लो पकड़ो इसको। शायद इसकी कोई लिमिटेशन होती होगी 45 मिनट की। चलिए कोई बात नहीं, पार्ट ए पार्ट बी कर देंगे। देखिए अधिगम का अंतरण, अंतरण को आप ऐसे ध्यान रखना, स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम मतलब कुछ भी जो आपने सीखा है, आप सीखने को पढ़ाई से मत जोड़ देना कि बस इसका एरिया सीमित मत कर देना, जीवन में कुछ भी सीखा वो अधिगम है। तो आपने पहली परिस्थिति में कोई ज्ञान, मान लो आपने कोई ज्ञान अर्जित किया, कुछ सीखा, आपने लर्न किया, अधिगम किया, और उसको यदि आपने एक परिस्थिति में सीखा और दूसरी परिस्थिति में अप्लाई कर दिया, तो देन आपके लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और यही अधिगम का क्या है, स्थानांतरण। आप बोलोगे कि सर कैसे, जैसे बालक सबसे पहले विद्यालय गया और उसने वहां पर जाकर लैंग्वेज सीखी, भाषा सीखी, भाषा सीख ली, मतलब एक परिस्थिति में उसने ज्ञान सीखा और उसी सीखे हुए ज्ञान को उसने दूसरी परिस्थिति में अप्लाई कर दिया, मतलब जो गणित पढ़ने लगा, पर्यावरण विज्ञान, उस भाषा के ज्ञान के बेस पर उसने और ज्ञान अर्जित कर लिया। तो उसका पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आए ना। पहले जो उसने भाषा के गेड़े पढ़ना, किताब पढ़ना जो सीखा, वो उसका मैथ सीखना, साइंस सीखना, पर्यावरण सीखना आदि चीजों को सीखने में हेल्प कर रहा है ना। अर्थात पहली परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये अधिगम का क्या है, अंतरण है। बात समझ में आई, अधिगम का अंतरण क्या है। तो ये चीज है, कई जगह होता है, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा था, उसने कोई मूवी देखी, उसने मारने कूटने वाली मूवी देख ली, टीवी बंद करते छोटे भाइयों को धोना शुरू कर दिया, तो ये भी क्या है, ये अधिगम का अंतरण है, ये अधिगम का अंतरण है। कोई पबजी खेलता है, उसके बाद सड़क पर निकलता है तो कैसे चलाता है आपको पता है, ठीक है ना। तो ये अधिगम का अंतरण है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें और क्या क्या चीज है, तो एक देखो कॉल्सनिक नाम का मनोवैज्ञानिक था, जिसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको याद करना भी सिखाऊंगा अभी कि कैसे करते हैं। पहले मैं इस परिभाषा को बोलता हूँ। कॉल्सनिक ने कहा था कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता, कौशल, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता, कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम का क्या है, अंतरण। ये चीजें ये मैं शब्दों में बांध के लिखा दूंगा आपको। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता एंड कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम